चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करें ना, प्रोबेबिलिटी। देखो, इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस देख रहे थे कि प्रॉपर प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 में 12 तक के क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग उससे आगे क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करें। आपकी टेक्स्ट बुक आपके साथ में रखो, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 13 कि देखो क्या लिखा हुआ है कि 4 कपल्स मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ अटेंड अ पार्टी। 2 persons are randomly selected from these 8 persons and find the probability that the selected person are husband and wife, one man and one woman, and one man and one woman who are not husband and wife। बराबर। यहाँ देखो कि कोई पार्टी में 4 कपल गए हैं, हस्बैंड वाइफ, मतलब टोटल 8 लोग गए ना। उस 8 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है और उसके लिए अलग अलग इवेंट दिए गए हैं। बराबर, 8 में से 2 को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, अब यहाँ पे हमारा एक नया टॉपिक कि जैसे इससे पहले वाले जो हमने क्वेश्चंस किए थे ना, उसमें अरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे, तो हम लोग परम्यूटेशन फाइंड करते थे। याद है क्या फाइंड किया था हमने? परम्यूटेशन। बराबर, पी फाइंड करते थे। अब यहाँ पर 8 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो अब यहाँ पे आएगा सिलेक्शन या तो कॉम्बिनेशन। बराबर, 8 में से 2 सिलेक्ट करना, तो इसका मतलब उसे लिखा जाता है 8C2। बराबर ना, 8 में से 2 सिलेक्ट करना तो उसे ये लिखा जाता है 8C2। इससे पहले वाले पता है कुछ क्वेश्चंस थे कि जैसे अल्फ़ाबेट दिए हुए थे, रैंडम अल्फ़ाबेट, कि उस अल्फ़ाबेट को अरेंज करो, या एक फोटोग्राफ में फैमिली के 5 मेंबर बैठ रहे हैं तो उन 5 मेंबर को अरेंज करो। तो जब अरेंज होता है तो वहाँ पे पी लिखते हैं, परम्यूटेशन, भाई 8P2 या ऐसा कुछ भी। बराबर, लेकिन यहाँ पर 8 में से 2 सिलेक्ट करने हैं। जब सिलेक्ट करना हो तो उसमें से आता है कॉम्बिनेशन। बराबर, कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन कहो, तो उसमें लिखा जाता है C, 8C2। 8 में से 2 सिलेक्ट करने हैं हमें। बराबर, और इनका आंसर कैसे लिखते हैं? याद है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको 11th में आता था। तो इनमें अगर आंसर लिखना हो ना, तो 8C2 का आंसर आता है कि भाई 8 उसको 2 नंबर्स तक मल्टीप्लाई करना। 2 नंबर मतलब 2 डिजिट, कि सिर्फ 8 × 7, डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 नंबर मल्टीप्लाई, और अपॉन में 2 है तो उस 2 को भी 1 तक मल्टीप्लाई, 2 × 1। बराबर, जब परम्यूटेशन होता है ना, कि ऐसे लिखा हो ना 8P2, तो इसका मतलब P में सिर्फ 8 को 2 डिजिट तक मल्टीप्लाई, 8 × 7, ये 2 डिजिट हो गए। लेकिन जब कॉम्बिनेशन हो तो कॉम्बिनेशन में ऊपर तो वही करते हैं, 8 को 2 डिजिट तक मल्टीप्लाई, और नीचे 2 को भी मल्टीप्लाई किया जाता है। बराबर, ये कॉम्बिनेशन कि अगर ऐसा दिया हुआ हो सपोज 10C4, तो इसका मतलब ऊपर 10 को 4 डिजिट मल्टीप्लाई, कि 10, 9, 8, 7, 10 को 4 डिजिट मल्टीप्लाई, और डिवाइड में, कॉम्बिनेशन के लिए डिवाइड में 4 को भी मल्टीप्लाई 1 तक, 4, 3, 2, 1, फिर उसका आंसर ढूंढा जाता है। बराबर, समझ आ रही है बात? सिलेक्शन ऐसे होता है ना इसमें, ठीक है ना। तो अब देखो, अब यहाँ जैसे पूछा हुआ था कि 4 कपल्स हैं, मतलब कि 8 लोग हैं, 8 में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले तो वो सैंपल स्पेस तैयार हुआ हमारा। 8 में से 2 सिलेक्ट करना मतलब वो क्या कहलाया हमारा? सैंपल स्पेस। मतलब इस क्वेश्चन में, यहाँ पे अब मैं आंसर लिखूँ कि क्वेश्चन नंबर 13, उसमें जो सैंपल स्पेस U लिखा जाए ना, तो उसमें लिखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ 2 person फ्रॉम 8 में से 2 सिलेक्ट करने हैं। 8 तो भले ब्रैकेट में लिख सकते हो कि 4 कपल्स थे। बराबर ना, 4 कपल हैं मतलब 8 लोग हुए, उसमें से 2 लोग सिलेक्ट करने हैं। तो सैंपल स्पेस कितना हुआ पता है? कि जिसे हम लोग n कहते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए n चाहिए, तो वो n कहते हैं। n इक्वल टू हुआ 8C2। 8 में से 2 सिलेक्ट करने हैं मीन्स 8C2, जिसका आंसर लिखा जाता है कि 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 8 × 7, 2 डिजिट तक मल्टीप्लाई मतलब, और नीचे 2 को भी मल्टीप्लाई, 2 × 1। जो इसको कट करें या मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करें तो आंसर मिलेगा 28। 8 7 56, 56 डिवाइड बाय 2 तो 28।
तो सैंपल स्पेस कितना मिला हमें, 28 मिला, n इक्वल टू 28, ये n मिल गया, ये सैंपल स्पेस मिल गया। अब इस पर से फिर अलग अलग इवेंट ढूंढते हैं, बराबर ना। सैंपल स्पेस मिल जाए तो क्या फाइंड करते हैं, फिर जो भी इवेंट दिए गए हैं, कि जैसे कि पहला इवेंट दिया गया है उसमें पूछा हुआ है कि हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब जो दो लोग सिलेक्ट करते हैं ना, वो दो लोग हस्बैंड वाइफ ही होने चाहिए और कोई नहीं, बराबर। जो दो लोग सिलेक्ट करने हैं वो हस्बैंड वाइफ ही होने चाहिए, जो ये दो सिलेक्ट करने हैं। तो उसके लिए इवेंट में ऐसे लिखा जाता है कि इवेंट ए लिखें, इवेंट ए, उसमें लिखें कि सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, कि सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसा। तो हस्बैंड एंड वाइफ मतलब क्या पता है, तो मतलब उसका सिलेक्शन 8 नहीं, समझो 4 कपल में से ही करना है। हस्बैंड एंड वाइफ सिलेक्ट करना है मतलब कोई भी एक कपल सिलेक्ट करना है ना, ऐसा हुआ ना, बराबर। कपल ही होना चाहिए ना, कोई और नहीं होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ ही। तो मतलब समझो 4 कपल में से कोई एक कपल सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ मतलब कि 4 कपल में से कोई एक कपल हुआ ना, यहाँ पर वो 8 लोग नहीं हुए, समझो वो 4 कपल हुए, बराबर। कि 4 कपल में से एक कपल सिलेक्ट करना है, मतलब उसमें क्या कहलाएगा कि सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, तो उसमें जो m ढूंढते हैं ना हम लोग, ये n यहाँ पर, फिर हर एक इवेंट में तो m ढूंढा जाता है ना, पॉसिबल आउटकम्स। तो m इक्वल टू होगा यहाँ पर 4c1। क्यों 4c1, तो उसमें 4 कपल्स में से एक कपल सिलेक्ट किया, हस्बैंड वाइफ मतलब कपल ही कहलाया, बराबर ना। तो 4 कपल में से एक कपल सेलेक्ट किया है, तो 4c1, तो 1 का आंसर, 4c1 का आंसर 4 ही रहता है। तो इसकी m इक्वल टू कितना हुआ, 4 हुआ। तो अगर m मिल गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते हैं कि PA, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, जिसकी फार्मूला आती है m अपॉन n। m अपॉन n मतलब m पर 4 और n पर 28, n पर 28, दोनों 4 4 से कट होंगे तो मिलेगा 1/7, बराबर ना। ये 1/7 ये मिल गया आंसर, पहले इवेंट का मिल गया ना, बराबर। फिर दूसरा इवेंट पूछा हुआ है, तो दूसरा इवेंट वो पूछा हुआ है कि 1 मैन एंड 1 वुमेन। दूसरे इवेंट के लिए है 1 मैन और 1 वुमेन, ऐसे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ 1 मैन और 1 वुमेन में कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना उसमें, बराबर। कि वो हस्बैंड एंड वाइफ ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी एक मैन या एक वुमेन हमें सिलेक्ट करना है। तो भाई देखो 8 लोग हैं, तो 8 में से 4 मैन हैं और 4 वुमेन है, तो 1 मैन मतलब 4 में से कोई भी एक सिलेक्ट करना है, और 1 वुमेन मतलब 4 वुमेन में से भी कोई भी एक सिलेक्ट करना है, बराबर ना। तो 1 मैन एंड 1 वुमेन सिलेक्ट करना है, इसका मतलब कि 4 मैन में से एक मैन और 4 वुमेन में से एक वुमेन, बराबर। तो देखो उसे ऐसे लिखा जाएगा कि यहाँ पर अगर इवेंट बी करके लिखें, दूसरा इवेंट है ना, कि इवेंट बी, उसमें लिखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ 1 मैन एंड 1 वुमेन, सिलेक्शन ऑफ 1 मैन एंड 1 वुमेन। तो उसमें ऐसा कि यहाँ पर m इक्वल टू लिखें, m ना, पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर। तो m में देखो 1 मैन, तो 1 मैन किस में से, 4 में से, टोटल 8 लोग हैं उसमें से 4 मैन है, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। ये लॉजिक रखना है कि 4 में से एक सिलेक्ट करना है, मतलब 4c1, सिलेक्शन का हमेशा c ही लिखा जाएगा कि 4c1, 4 में से एक सिलेक्ट करना। एंड यहाँ पर एंड आता है, जब भी एंड हो मतलब उसमें करते हैं मल्टीप्लाई, हमने पहले भी बताया था। एंड मतलब मल्टीप्लाई और मतलब प्लस, बराबर ना। एंड मतलब मल्टीप्लाई और मतलब प्लस, तो यहाँ पर क्या एंड दिया हुआ है मतलब मल्टीप्लाई। भाई मल्टीप्लाई एक वुमेन, तो 1 वुमेन मतलब कि वो 4 वुमेन में से एक वुमेन सिलेक्ट करनी है, मतलब उसके लिए भी आएगा 4c1। तो इसका जो आंसर लिखे ना, तो आंसर ऐसे हो जाएगा 4c1 में 4 ही रहेगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 4c1 में 4 ही रहेगा, बराबर। तो 4 4 जा 16, यहाँ m इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 16 मिल गया, बराबर। अगर m इक्वल टू 16 मिल गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढे ना, PB, इवेंट B की प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी आती है पी बी इक्वल टू एम अपॉन एन, तो m पे आएगा 16 अपॉन n, तो n पे यही आएगा 28। 16 अपॉन 28 दोनों कट होंगे 4 की टेबल से, दोनों 4 की टेबल से कट होंगे, तो 4 4 जा एंड 4 7 जा, तो आंसर क्या मिल गया हमें 4 अपॉन 7, कि ये सिलेक्शन ऑफ 1 मैन एंड 1 वुमेन उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 4 अपॉन 7, बराबर। अब उसके बाद थर्ड वाला, तो थर्ड में ऐसे पूछा हुआ है कि 1 मैन एंड 1 वुमेन हु आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, कि अब दो लोगों को ऐसे सिलेक्ट करना है जिसमें एक मैन होना चाहिए एक वुमेन होनी चाहिए, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ नहीं होने चाहिए, बराबर ना, वो हस्बैंड वाइफ होने चाहिए नहीं। यहाँ पर भी, यहाँ जैसे हमने सिलेक्शन ऑफ 1 मैन एंड 1 वुमेन किया, तो उसमें भले हस्बैंड वाइफ हो तो भी चलेगा, लेकिन अब जो सिलेक्शन करना है 1 वुमेन एंड 1 मैन, उसमें वो हस्बैंड वाइफ नहीं होने चाहिए, बराबर। तो इनका सिलेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पर इवेंट सी करके लिख सकते हैं, ध्यान देना है इसके लॉजिक में कि इनमें सिलेक्शन कैसे, जैसे लिखें 1 मैन एंड 1 वुमेन हु आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, तो यहाँ पे पूरा लिखें पहले कि सिलेक्शन ऑफ 1 मैन एंड 1 वुमेन हु आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, जो क्वेश्चन में है वो तो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, हु आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। तो उसमें एम ऐसे ढूंढेंगे कि देखो 1 मैन एंड 1 वुमेन फाइंड करना है, तो चलो पहले 1 मैन लेते हैं कि 1 मैन, एक अगर मैन सिलेक्ट करना है तो वो तो 4 में से एक ही होगा ना, बराबर ना, 4 में से एक सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, उसके लिए लिखा जाएगा 4C1 कि 4 में से एक सिलेक्ट करना है, एंड मतलब मल्टीप्लाई, अब 1 वुमेन सिलेक्ट करनी है, तो 1 वुमेन मतलब भी 4 में से एक, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक ये कि देखो एक मैन सिलेक्ट किया है वो 4C1, अब जब एक वुमेन सिलेक्ट करनी है ना तो 4 में से नहीं होगा, क्योंकि 4 में से कोई एक वो तो उसकी वाइफ होगी ना, बराबर ना, यहाँ पर सब कपल ही तो आए हुए हैं, तो समझो इस 4 में से एक मैन अगर सिलेक्ट किया है, दूसरी 4 में से वुमेन अगर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें से एक तो उसी की वाइफ ही होगी, तो वाइफ सिलेक्ट नहीं करनी है, तो बाकी बचे 3 में से सिलेक्ट करना है, बराबर। मैन तो पहले सिलेक्ट कर लिया कि चलो 4 में से कोई भी एक, लेकिन जब वुमेन सिलेक्ट करेंगे तो अब 4 में से नहीं 3 में से होगा, क्योंकि एक तो उसकी वाइफ ही होगी ना, वो वाइफ सिलेक्ट नहीं करनी है, यहाँ लिखा हुआ है हु आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब जो वाइफ का सिलेक्शन होगा वो किस में से होगा, 3 में से होगा, समझ आ रहा है। यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं थी, बस 1 मैन एंड 1 वुमेन, वो भले हस्बैंड वाइफ हो तो भी चलेगा, तो इसके लिए दोनों में 4 से ही सिलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे मैन को तो 4 में से ही सिलेक्ट करेंगे, 4 में से कोई भी एक मैन सिलेक्ट किया, लेकिन वुमेन 4 में से नहीं 3 में से, क्योंकि एक तो उसकी वाइफ होगी वो सिलेक्ट नहीं करना है, बराबर। तो बाकी बचे 3 में से सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आएगा 3C1, 3 में से एक सिलेक्ट करना, समझ आई बात है, ये लॉजिक ध्यान रखना। तो अब इनका जो आंसर लिखे ना एम में, तो 4C1 वो 4 ही रहता है, मल्टीप्लाई 3C1 भी 3 और 4 3 जा 12, यहाँ m इक्वल टू 12 मिला, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी ढूंढे PC के इवेंट C की प्रोबेबिलिटी, तो उसकी फार्मूला m अपॉन n, तो m पे मिला 12 और अपॉन n पे मिला 28, 12 अपॉन 28, दोनों को जो कट करें 4 4 से ही कट होगा, तो 4 3 जा 4 7 जा, बराबर ना, 4 3 जा एंड 4 7 जा, तो ये आंसर मिल गया ना 3 अपॉन 7। समझ आई बात, क्लियर हुआ। अब ये लॉजिकल क्वेश्चन है ना सिलेक्शन वाले, ध्यान रखना है इसमें। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 13 किया, ध्यान से समझकर फिर से लिखो इसे, और जैसे ये क्वेश्चन 13 किया अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 देखें, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देखें अब हम लोग, बराबर। देखो कि अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि 8 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री एंड 3 of them आर एक्सलेंट इन एफिशिएंसी वेयर एज द रेस्ट ऑफ देम आर मॉडरेट इन एफिशिएंसी। एक फैक्ट्री में जो है वो 8 लोग काम कर रहे हैं, 8 वर्कर काम कर रहे हैं, जिसमें से 3 एक्सलेंट एफिशिएंसी के हैं, मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं, और बाकी के मॉडरेट, बाकी के मतलब 5 मॉडरेट मीडियम एफिशिएंसी।
उसमें लिखा हुआ है 2 वर्कर आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द 8 वर्कर, इसमें से भी 8 में से 2 सिलेक्ट करने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फिर उसमें से ये तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, बराबर, कि जिसमें पहला लिखा हुआ बोथ द वर्कर हैव एक्सीलेंट एफिशिएंसी, दूसरे में बोथ द वर्कर हैव मॉडरेट एफिशिएंसी, एंड 1 वर्कर इज एक्सीलेंट एंड 1 वर्कर इज मॉडरेट इन एफिशिएंसी। ऐसे ये तीनों इवेंट ढूंढे तीनों इवेंट। सबसे पहले क्या फाइंड करें, सैंपल स्पेस। यहाँ पे भी सैंपल स्पेस में 8 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो सैंपल स्पेस वैसे ही लिखेंगे ना, बराबर ना। देखो यहाँ पर लिखें हम लोग सैंपल स्पेस में कि यहाँ पर 14 नंबर करके लिखें कि सैंपल स्पेस U इक्वल टू सिलेक्शन ऑफ 2 वर्कर्स फ्रॉम 8। अब यहाँ 8 में जो है ना कि भाई 3 एक्सीलेंट हैं और 5 मॉडरेट हैं, तो उसमें चाहिए तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि जिससे सम करने में इजी हो, कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई 3 एक्सेलेंट हैं, एक्सेलेंट इन एफिशिएंसी, एंड 5 मॉडरेट इन एफिशिएंसी, ऐसे हैं, बराबर, ऐसा है ना उसमें से। तो इन 8 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, 8 में से 2 मतलब कि n इक्वल टू जो लिखा जाता है वो लिखा जाएगा 8C2, जैसे पहले वाले में भी लिखा था कि 8C2, उसका आंसर आएगा 8 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई, मतलब 8 × 7, और नीचे 2 को भी मल्टीप्लाई, 2 × 1, तो इसका आंसर भी मिलेगा 28। 8 7 = 56 डिवाइड बाय 2, तो 28। ये सैंपल स्पेस मिल गया, बराबर, कि 8 में से 2 वर्कर सिलेक्ट करने हैं। अब ये सैंपल स्पेस हुआ, उसके बाद तीनों इवेंट ढूंढें, एक एक करके इवेंट फाइंड करें। कि जैसे देखो सबसे पहला इवेंट दिया हुआ है कि बोथ द वर्कर हैव एक्सीलेंट एफिशिएंसी, मतलब 2 वर्कर जो सिलेक्ट करना है ना, वो दोनों वर्कर ये एक्सीलेंट में से होने चाहिए, बराबर। जो 2 वर्कर सिलेक्ट करने हैं वो दोनों वर्कर इस एक्सीलेंट में से, एक्सीलेंट मतलब कि इसे 3 में से ही 2 होने चाहिए, बराबर ना। कि यहाँ पर इवेंट ए करके लिखेंगे, इवेंट ए, उसमें लिखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ 2 वर्कर्स फ्रॉम एक्सेलेंट एफिशिएंसी, सिलेक्शन ऑफ 2 वर्कर्स फ्रॉम एक्सेलेंट एफिशिएंसी, कि जो एक्सेलेंट हैं उसी में से ही 2 वर्कर सिलेक्ट करने हैं। तो एक्सेलेंट कितने हैं, यहाँ पे m पॉसिबल आउटकम्स लिखें कि एक्सेलेंट 3 है, 3 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो उसको लिखा जाता है 3C2। समझ आ रहा है ना, उसको क्या लिखा जाता है 3C2। देखो जो 2 सिलेक्ट करने हैं दोनों एक्सेलेंट ही होने चाहिए, तो उसके लिए ये लिखा जाएगा 3C2, कि जहाँ पे 3C2 का अगर आंसर लिखे ना, इसका पॉसिबल आउटकम्स लिखें, तो वो ऐसे होगा कि 3 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 3 × 2, और नीचे 2 को भी मल्टीप्लाई, 2 × 1, 2 कट करो तो आंसर मिलेगा ओनली 3, सिर्फ 3, बराबर। ये इसका आउटकम इवेंट ए का। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढें, इस पर से प्रोबेबिलिटी PA अगर ढूंढा जाए तो वो आता है m/n। क्या लिखा जाएगा, m/n, कि जहाँ m पे लिखा जाएगा 3 और n, तो n पे लिखा जाएगा 28, दोनों कट तो होंगे नहीं, तो यही हमारा आंसर, कि ये प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना मिल जाएगा 3/28, बराबर। आई ना बात समझ में, कि देखो जो 2 सिलेक्ट करने थे दोनों एक्सेलेंट होने चाहिए, तो इसलिए 3 में से ही 2 सिलेक्ट किए। अब ऐसे ही दूसरा इवेंट देखो, उसमें लिखा हुआ है कि बोथ द वर्कर हैव मॉडरेट एफिशिएंसी। अब जो 2 सिलेक्ट करने हैं ना वो दोनों मॉडरेट में से होने चाहिए, मॉडरेट मतलब इस 5 में से 2, पहले 3 में से 2 सिलेक्ट किया ना, अब इन 5 में से 2 सिलेक्ट करने, मतलब अब दूसरा इवेंट जो लिखें, इवेंट बी, उसमें लिखें कि सिलेक्शन ऑफ 2 वर्कर्स फ्रॉम मॉडरेट एफिशिएंसी। तो मॉडरेट एफिशिएंसी में से 2 सिलेक्ट करने हैं, मतलब उसमें अगर पॉसिबल आउटकम m अगर लिखे ना तो वो लिखा जाएगा 5C2, इस 5 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, बराबर ना। 5C2 उसमें लिखा जाएगा ना, और 5C2 का आंसर कैसे, कि 5 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 5 × 4,
5 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई और नीचे 2 को भी मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 1। सिलेक्शन में ऐसा ही लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 5 4 ज़ा 20 डिवाइड 2, तो आंसर 10। कितना आएगा आंसर? 10 आएगा। ये m मिला पॉसिबल आउटकम, और इस पर से फिर ढूंढते हैं प्रोबेबिलिटी PB, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में m अपॉन n, तो m पे लिखा जाएगा 10 अपॉन n, तो n पे 28, 10 अपॉन 28, दोनों 2 2 से कट होंगे ना इसमें, बराबर। ये दोनों 2 से कट होंगे तो 2 5 ज़ा और 2 14 ज़ा, आंसर मिलेगा 5 अपॉन 14, बराबर। ये इसका भी आंसर मिल गया कि भाई दोनों मॉडरेट एफिशिएंसी वाले सिलेक्ट करने, ठीक है ना, ये मिल गया। अब उसके बाद इवेंट सी तीसरा, तो तीसरा क्या पूछा हुआ है कि 1 वर्कर इज एक्सेलेंट एंड 1 वर्कर इज मॉडरेट इन एफिशिएंसी, कि अब एक इसमें से सिलेक्ट करना है और एक इसमें से सिलेक्ट करना है, बराबर ना। एक एक्सेलेंट और एक मॉडरेट होना चाहिए, बराबर, अलग अलग सिलेक्ट करेंगे। तो अब उसके लिए लिखें इवेंट सी में लिखें अब, तो उसमें लिखें कि सिलेक्शन ऑफ 1 excellent worker, selection of 1 excellent worker and 1 moderate worker। ये सेंटेंस में भले आप कुछ भी लिख सकते हो, बराबर ना, अपना बना के लिख सकते हो कि सिलेक्शन ऑफ 2 वर्कर फ्रॉम 1 एक्सेलेंट वर्कर एंड 1 मॉडरेट वर्कर। सेंटेंस में कुछ भी लिखो, मीनिंग वही होना चाहिए ना जो आप फाइंड कर रहे हो, कि अब एक एक्सेलेंट में से ढूंढना है, एक मॉडरेट में से। तो एक्सेलेंट 3 है, 3 में से एक सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा 3C1, कि अब यहाँ पर m जो लिखे ना, तो m इक्वल टू लिखा जाएगा 3C1, एंड इसमें भी एंड है तो मल्टीप्लाई एक मॉडरेट होना चाहिए, तो मॉडरेट 5 हैं, उस 5 में से एक होना चाहिए 5C1, ये होगा ना, बराबर ना, कि 3C1 मल्टीप्लाई 5C1। जो इसका आंसर देखो तो 3C1 मतलब होता है 3, उसका 3 मल्टीप्लाई 5C1 का आंसर 5, तो 3 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, बराबर। तो ये 15 m इक्वल टू 15 मिल गया। तो अब उस पर से उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढे ना, PC, प्रोबेबिलिटी की वही फार्मूला m अपॉन n, तो m पे 15 और अपॉन n पे 28, n पे ये 28, ये दोनों भी अब कट नहीं होंगे, 15 और 28 सेम टेबल में नहीं आते ना, ये दोनों कट नहीं होंगे, मतलब ये हमारा आंसर कहलाया। समझ आई बात? इसमें भी ऐसे ही सिलेक्शन से तीनों इवेंट ढूंढे ना, क्लियर हुआ ना। अब जैसे ये 14 वाला क्वेश्चन देखा ना, इसे भी अच्छी तरह से लिख लो। तो अब उसके बाद 15th वाला क्वेश्चन देखें, बराबर। देखो कि अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अब यहाँ पे भी देखो 3 इवेंट दिए गए हैं, और इसमें कंडीशन ऐसे दी गई है कि 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। वो जो ताश के पत्ते आते हैं ना 52, उस 52 में से कोई भी 2 पत्ते सिलेक्ट करने हैं। वो 2 पत्ते कौन से होने चाहिए, वो तीनों इवेंट दिए हुए हैं अलग अलग। लेकिन सबसे पहले सैम्पल स्पेस तो ढूंढे ना, बराबर ना। सबसे पहले फाइंड करें सैम्पल स्पेस, जो सैम्पल स्पेस होगा 52 में से 2 सिलेक्ट करने हैं हमें, बराबर। तो 52C2 ऐसे लिखा जाता है ना, 52 में से 2 सिलेक्शन। तो यहाँ पर लिखा जाए कि 15 नंबर अगर यहाँ पर स्टार्ट करें, उसमें सैम्पल स्पेस में लिखें U इक्वल टू सिलेक्शन ऑफ 2 कार्ड्स फ्रॉम 52 कार्ड्स, के 52 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, जो 52 पूरे के उसमें n इक्वल टू हो जाएगा 52C2, n इक्वल टू कितना होगा 52C2, कि 52 में से 2 कार्ड सिलेक्ट करने। अब इनका अगर सिलेक्शन करें ना, तो 52C2 ऐसे लिखेंगे कि 52 को 2 डिजिट तक मल्टीप्लाई, मतलब 52 मल्टीप्लाई 51, और अपॉन में 2 को मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 1। जो इनका कैंसलेशन करो ना, 2 से जैसे ये कट हो जाएगा, 2 26 ज़ा, और 26 मल्टीप्लाई 51 करो, तो 26 मल्टीप्लाई 51 वो हो जाएगा 1326, 1326, बराबर। 26 मल्टीप्लाई 51, तो ये आंसर आ जाएगा,
तो ये मिला हमें टोटल सैंपल स्पेस n इक्वल टू ये मिला। अब इस पर से सब इवेंट ढूंढते हैं ना, बराबर ना। अब एक एक करके इस पर से इवेंट ढूंढा जाएगा कि जैसे पहला इवेंट पूछा हुआ है उसमें लिखा हुआ है बोथ द कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि दो कार्ड सिलेक्ट करने वो दोनों कार्ड अलग अलग कलर के होने चाहिए। अब ये जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें कितने कलर होते हैं? कलर तो दो ही होते हैं ना, बराबर ना। कलर तो दो ही होते हैं कि भाई एक रेड होता है एक ब्लैक कलर होता है, सही बात कि नहीं। तो उनमें से जो दो कार्ड सिलेक्ट करना है ना वो एक रेड होना चाहिए एक ब्लैक होना चाहिए। लिखा हुआ है ना ऑफ डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर मतलब एक रेड और एक ब्लैक होना चाहिए, सही बात है। और एक रेड और एक ब्लैक अगर सिलेक्ट करना है तो रेड वाले कितने होते हैं? 52 ही होते हैं रेड वाले, नहीं ना। 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, उसमें से अगर हाफ हाफ कर दो ना तो हाफ हाफ हो जाते हैं 26। कितने हो जाते हैं? 26, कि 26 होते हैं आपके रेड और 26 होते हैं आपके ब्लैक। तो उस 26 रेड में से एक रेड सिलेक्ट करना है और दूसरे 26 ब्लैक में से एक ब्लैक सिलेक्ट करना है, बराबर। ऐसे सिलेक्शन होगा ना। तो देखो लिखें ऐसे कि यहाँ पर अब इवेंट ए करके लिखें, इवेंट ए उसमें लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ कार्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर, कि डिफरेंट कलर के जो है वो हमें कार्ड सिलेक्ट करने। डिफरेंट कलर्स मतलब उसमें कह सकते हैं कि वन रेड एंड वन ब्लैक, एक रेड और एक ब्लैक सिलेक्ट करना है ना, बराबर ना। तो देखो उसमें अगर पॉसिबल आउटकम लिखो ना m, तो वन रेड, तो रेड कितने होते हैं? 26 होते हैं। ये लॉजिक तो हमें होना चाहिए, कार्ड्स है तो कार्ड्स में इतना तो ध्यान होना चाहिए कि 52 में से 26 रेड और 26 ब्लैक होते हैं। तो अगर एक रेड सिलेक्ट करना है तो उस 26 में से एक, मतलब वो लिखा जाएगा 26C1, बराबर 26C1। और मल्टीप्लाई, एंड मतलब मल्टीप्लाई, एक ब्लैक होना चाहिए तो ब्लैक भी 26 ही होते हैं, तो ब्लैक के लिए भी लिखा जाएगा 26C1, बराबर। ये आंसर हुआ। जो इसका कैलकुलेशन करे ना तो 26C1 वो 26 मल्टीप्लाई ये भी 26C1 26, और 26 मल्टीप्लाई 26 वो होता है 676, बराबर ना। ये क्या कहलाया? 676 कहलाया, ठीक है। तो देखो ये मिला ना हमें आंसर, ये इसका पॉसिबल आउटकम। अब इस पर से क्या फाइंड कर सकते हैं? तो इस पर से ढूंढ सकते हैं हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी ऐसे मिलेगी PA, जो लिखते हैं m/n, तो जहाँ m पे लिखा जाएगा 676 अपॉन n, तो n पे लिखा जाएगा 1326, ऐसा ना। दोनों को कट करें अब इनको, तो इनको 2 से कट करें, बराबर। नहीं पता चले तो पहले 2 से कट करते जाते जहाँ तक हो, कि जैसे सबसे पहले 676, तो 676 को अगर 2 से कट करोगे तो वो होगा 338, ये होगा 2 से इसको डिवाइड। इसको 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 2 6 जा एंड 3 जा, ये होगा। अब इसके आगे कट नहीं होगा ना, ये दोनों कोई टेबल में नहीं आएंगे तो उसको इतना ही रख देंगे फिर, बराबर। तो ये हमारा पहला सिलेक्शन ऑफ कार्ड ऑफ डिफरेंट कलर्स, उसकी प्रोबेबिलिटी ये मिली हमें, ठीक है ना। अब दूसरा इवेंट, तो दूसरे इवेंट के लिए ऐसे पूछा हुआ है कि बोथ द कार्ड आर फेस कार्ड, कि जो दो कार्ड सिलेक्ट करना है ना दोनों फेस कार्ड होने चाहिए। तो फेस कार्ड कौन से होते हैं? तो फेस कार्ड होते हैं जैक, क्वीन और किंग। हर एक में हमें पता है कि कार्ड्स में 4 डिज़ाइन होती है, 4 अलग अलग डिज़ाइन होती है, कि एक होती है वो डायमंड शेप की डिज़ाइन, एक होती है वो हार्ट शेप की डिज़ाइन, बराबर। एक होता है वो होता है क्लब कार्ड, और एक होता है स्पेड कार्ड। ऐसे 4 डिज़ाइन होती है ना, और हर डिज़ाइन में 1 to 10 तक के नंबर्स होते हैं, और उसके बाद जैक, क्वीन और किंग होता है हर डिज़ाइन में, ऐसा ना। तो जो जैक, क्वीन और किंग होता है ना उसे फेस कार्ड कहते हैं। तो अब जो 2 कार्ड हमें सिलेक्ट करना है ना वो दोनों फेस कार्ड होने चाहिए। तो बताए टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? इस डिज़ाइन के 3 कार्ड, इसके 3, इसके 3 और इसके 3, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं,
टोटल कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं। तो उन 12 फेस कार्ड में से 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं हमें, बराबर। 12 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स हमें सिलेक्ट करने हैं। तो उसको यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि इवेंट बी सिलेक्शन ऑफ 2 कार्ड्स फ्रॉम फेस कार्ड, कि फेस कार्ड्स में से 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। मतलब उसमें अगर M लिखोगे ना पॉसिबल आउटकम, तो वो पॉसिबल आउटकम होगा कि फेस कार्ड होते हैं 12 फेस कार्ड होते हैं और उसमें से 2 सिलेक्ट करने हैं, 12C2। जो 12C2 का अगर आंसर लिखो तो उसमें 12 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई 11 और अपॉन में 2 को मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 1। तो जिसका आंसर मिल जाता है हमें, 2 से इसको कट करो, 2 6 जा और 11 मल्टीप्लाई 6 तो 66। इसके पॉसिबल आउटकम कितने मिले? 66। ये M का आंसर। तो इस पर से इसकी भी प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते हैं ना, M पर से, बराबर ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाएगी PB, वो प्रोबेबिलिटी होगी M अपॉन N, मीन्स 66 अपॉन ये 1326। इसको भी अगर कट करना हो तो इनको कट कर सकते हैं 2 से, 2 से कट करें तो ये होगा 33 और इसको अगर 2 से कट करें तो वो होगा कितना? तो 6 सॉरी, इसको अगर 2 से कट किया जाए तो ये होगा 663। ओके, तो ये हुआ ना इसका आंसर 33 अपॉन 663, ये इवेंट बी का आंसर, बराबर। अब ऐसे ही उसमें इवेंट सी ढूंढें। इवेंट सी जो पूछा हुआ है कि 1 ऑफ द 2 कार्ड इज अ किंग। अब जो 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं ना, उसमें से एक किंग होना चाहिए, दूसरा भले कोई भी हो। एक क्या होना चाहिए? किंग, और बाकी का दूसरा कोई भी हो भले, बराबर। तो यहाँ पर किंग एक होना चाहिए। तो पता है किंग कितने होते हैं? हर एक में एक एक होता है, टोटल 4 किंग होते हैं। तो मतलब जो एक कार्ड होना चाहिए वो इस 4 में से एक होना चाहिए और बाकी का दूसरा कोई भी हो। तो उसके इवेंट में ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर अगर लिखें इवेंट सी, के इवेंट सी सिलेक्शन ऑफ 2 कार्ड्स आउट ऑफ विच 1 कार्ड इज अ किंग। कि 2 कार्ड सिलेक्ट करना है कि जिसमें से एक कार्ड किंग होना चाहिए। तो उसके अगर पॉसिबल आउटकम लिखे ना M इक्वल टू, तो एक किंग होना चाहिए। तो किंग कितने होते हैं? 4, उस 4 में से एक तो होना ही चाहिए। तो मतलब एक होगा 4C1, कि उस 4 किंग में से एक लेना है, और मल्टीप्लाई दूसरा कार्ड कोई भी हो सकता है, दूसरा कार्ड कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी का मतलब, तो कोई भी का मतलब होता है कि भाई ये 4C1, तो बाकी कितने बचे पता है? बाकी के 48 कार्ड्स बचे, बाकी के 48 कार्ड्स के टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल होते हैं 52 में से 4 किंग अगर हटा दो, कि 4 में से एक सिलेक्ट किया, तो बाकी कितने कार्ड बचे? तो बाकी 48 बचे, कि बाकी उन 48 में से कोई भी एक हो, 48C1। समझ आ रहा है? इनका कैलकुलेशन कैसे करना था कि 2 कार्ड में से एक किंग होना चाहिए था, तो एक किंग मतलब उस 4 में से एक होना चाहिए था, और बाकी कोई भी हो, तो कोई भी मतलब बाकी 48 में से कोई भी एक, बराबर। तो इनका आंसर लिखे ना कि यहाँ पर 4C1, तो 4C1 में 4 मल्टीप्लाई 48C1, तो वो 48 ही रहेगा, बराबर। अब इनका मल्टीप्लाई, तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें भाई, 4 8 जा 32, 16 एंड 3 19, 192, कितना हो जाएगा? 48 4 जा 192। ये इसके पॉसिबल आउटकम M इक्वल टू, और ये M मिला तो इस पर से फिर इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते हैं PC, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C M अपॉन N। तो M पे 192 अपॉन N पे 1326। इसको भी 2 से कट कर सकते हैं, कि इसको अगर 2 से कट करोगे तो वो आएगा 2 9 जा एंड 6 जा 96, बराबर 96। और इसको अगर 2 से कट करोगे तो वो मिलेगा 663। तो ये आंसर मिला 96 अपॉन 663। इसको और भी कट होगा, इसमें होगा कि ये दोनों 3 से कट होंगे,
कि दोनों को अगर और 3 3 से कट करना हो तो ये 3 से कट होगा, 3 3 जा 3 2 जा, इसको 3 से कट करो तो 2 2 1 ऐसे। एक्चुअली इसमें भी 3 से कट हो सकता है, नहीं, इसको भी 3 से कट करो कि 3 11 जा, और इसको 3 से कट करो तो 2 2 1, बराबर। जहाँ तक कट हो ना तो वहाँ तक उसे कट करते जाते हैं। जैसे इसमें सिर्फ 2 से कट किया, इसमें आगे 3 से भी हुआ 2 के बाद। समझ आई बात? तो कैसे कैलकुलेशन करना है वो ध्यान आ रहा है ना, बराबर ना। ये देखो आज जो हमने 3 सम किए वो तीनों सम कौन से थे? सिलेक्शन वाले थे, कि ये सिलेक्शन के टॉपिक के तीनों क्वेश्चंस थे। और आज जैसे ये सम्स किया ना, अब ऐसे ही दूसरे नए टॉपिक्स, दूसरे जो आगे के अब नए टॉपिक्स, कुछ नई फार्मूलाज, अब कुछ फार्मूलाज आएगी, तो उनके रिलेटेड जो सम्स हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे, बराबर ना। ये सम्स अच्छी तरह से लिखना, अच्छी तरह से समझ लेना, तो उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक के सम शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।